सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी एक गरीब घराने में कर दी, जहां रिजवाना ने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया क्योंकि वो हर रोज़ नई नई फरमाइशें करती। एक दिन इसका शोहर इसे मैके ले आया और सुल्तान साहब से बोला, अपनी बेटी को समझाएं, मेरे दुख सुख में गुजारा करे। तो रिजवाना ने अब्बा को गालियां देना शुरू कर दी कि अब्बा, तुमने मुझे जहन्नम में धकेल दिया है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और अगली सुबह सुल्तान साहब सदमे से चल बसे और फिर रिजवाना को कोई पूछने वाला नहीं था। और एक साल बाद वो ससुराल वापस गई तो सामने का मंजर देखकर इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। रिजवाना सुल्तान राना की इकलौती बेटी थी और चारों बेटों के बाद पैदा हुई थी। तो सुल्तान राना ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। सुल्तान राना का कपड़े का कारोबार था, काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने अपने बेटों को आला तालीम दिलवाई, मगर रिजवाना लाड़ प्यार में इतनी बिगड़ी थी कि इसका पढ़ाई में दिल ही ना लगता था। सारा सारा दिन वो टीवी देखती रहती थी। घर में पहले तो केबल नहीं लगी थी, लेकिन इसने सुल्तान से कहकर घर में केबल लगवा ली। और अब सुल्तान इसके दिन ब दिन बिगड़ते मिजाज से परेशान थे और रोज़ किसी न किसी भाभी से इसकी लड़ाई होती थी। और वो इस वक्त भी बैठी कोई इंडियन ड्रामा देख रही थी, जब भी इसकी छोटी भाभी ने पास आकर कहा कि वो कुछ देर के लिए इसे रिमोट दे दे ताकि वो बच्चों को कार्टून लगा दे। लेकिन इसने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा कि अपने बाप को कह दो एक एलसीडी ला दे, ये इसके बाप ने लेकर दी है। रमशा को भी बहुत गुस्सा आया। वो बच्चों को मारते हुए अपने कमरे में ले गई और वो इत्मीनान से चिप्स खाते हुए मूवी देखने लगी। पास बैठी फातिमा बेगम ने इसे गुस्से से देखा और कहा, अगर थोड़ी देर टीवी देखने देती तो क्या हो जाता। इसने फातिमा बेगम की बात को अनसुना करते हुए चैनल बदला, गोया इसकी सेहत पर कोई असर ही ना हो, और कहने लगी, अम्मा तू मेरी अम्मा है या इनकी? ज़्यादा साथ मत दिया कर अपनी बहुओं का, वरना एक न एक दिन तेरे सर पर चढ़ कर नाचेंगी। इसलिए मशवरा दे रही हूँ कि इन सबको लगाम डाल लो। आज तक तुम पर तो मैं लगाम डाल नहीं सकी और बहुओं पर कैसे डाल लूँ? बेटी नहीं बर्दाश्त कर रही तो बहू क्या करेगी? फातिमा बेगम ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। इनकी बात पर एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहने लगी कि अम्मा तू तो हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहा कर। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने कोई कर्ज देना है तेरा। अब्बा को आने दे, मैं आज तेरी शिकायत लगाऊंगी कि तू मुझे इतना सताती है। इसकी बात पर फातिमा बेगम ने अपनी चप्पल उठाकर इसकी तरफ उछाली तो वो जल्दी से नीचे हो गई और फातिमा बेगम का निशाना चौंक गया। फातिमा कहने लगी, दफ़ा हो जाए इससे पहले कि मेरे हाथ से मर जाए तुम। वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और मूड ख़राब था तो रात का खाना भी ना खाया। इसकी नाराज़गी महसूस करते ही इसका मूड ठीक करने के लिए सुल्तान साहब बाज़ार गए और इसके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर आए। वो कमरे में बैठी थी कि सुल्तान साहब ने जलेबियाँ इसके सामने की तो इसने जल्दी से वो थाम ली। वैसे मेरे पुत्र का मूड क्यों ख़राब रहता है? सुल्तान साहब के पूछने की देर थी और इसने रमशा और फातिमा बेगम से लड़ाई को चार लगाकर बताया। सुल्तान इसी की दास्तान सुनने के बाद कहने लगे, अच्छा मेरी धी गुस्सा थोक दे और जाकर खाना खा ले। तो वो चुपचाप सारा इस बात में हलाती बाहर निकल गई। वो किचन में आई तो मंजली भाभी सुंदस बर्तन धोते हुए बड़बड़ा रही थी। हाँ, एक मैं ही नौकर, इस घर के बाकी सब तो मेहरानियाँ हैं। रिजवाना ने इसे घूरते हुए कहा कि जब बोल बोल कर ही काम करना है तो मत किया करो। इसकी बात पर सुंदस ने मुंह बनाया मगर कुछ बोली नहीं, कि जानती थी अगर बोली तो आगे से 10 सुनाएगी। रिजवाना ने डट कर खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह सुबह वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो फातिमा बेगम इसे देखते ही कहने लगी कि आज तैयार रहना, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। वो इनकी बात सुनकर खुश हो गई और नाश्ता करने के बाद वो खुद को संवारने पास ही बने ब्यूटी पार्लर में चली गई। इसका रंग ज़रा सा सांवला था तो इसने पार्लर वाली से कहकर बेस ज़्यादा लगवा ली। फिर तैयार होने के बाद वो घर पहुंची तो कुछ देर बाद ही मेहमान आ चुके थे। वो इनके सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी। इसकी हरकत पे फातिमा बेगम जज्बाज होकर रह गई। कहने लगी, रिजवाना सीधी होकर बैठ, मगर वो अनसुना करते अपने नकली नाखनों पर फूंके मार रही थी। और लड़की की बहन पूछने लगी, वैसे कितना पढ़ी हैं? तो इसने इसके सवाल पर बड़े नहुवत भरे अंदाज में कहा कि इसे पढ़ाई का शौक़ नहीं था। लड़के की बुआ ने फातिमा से कहा कि वैसे तस्वीर तो में तो आपकी बेटी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन रंग काफ़ी पक्का है। इस औरत की बात रिजवाना के तलवों पे लगी और सर पे भूजी थी। वो तंग कर कहने लगी कि ये आप जिनके साथ लाई हैं ये बड़ी हुरपरियाँ हैं, इनको तो ड्रेसिंग सेंस तक नहीं है। लड़के की बड़ी बहन को इसकी बदतमीज़ी पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगी,
देखो तमीज़ से बात करो, हम लड़के वाले हैं। रिजवाना ने इसे देखते हुए कहा, क्यों लड़के वाले आसमान से उतरे होते हैं? लड़के की बुआ एक झटके से खड़ी होते हुए अपनी बोली, बस बहन, आप अपनी बेटी को अपने घर ही बिठा कर रखिएगा, ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाया करती। अरे इसकी तो ज़ुबान के जौहर देखकर मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे अपने भाई के घर को जहन्नम नहीं बनाना। चलो बच्चियों घर चलें, हमें नहीं करना यहाँ पर रिश्ता। वो इन औरतों के जाने के बाद इत्मीनान से प्लेट में समोसा रख कर खाने लगी और फातिमा बेगम इस पर चपने के अंदाज से प्लेट को पकड़कर मेज़ पर झटकते हुए कहा, तू हर वक्त कभी किसी के साथ फसाद डालकर बैठ जाती है तो कभी किसी के साथ। मेरा तो जीना हराम कर दिया है। ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी इनके सामने? मैं क्यों बर्दाश्त करूं किसी की बुरी बात? मेरे से नहीं होती ऐसी बातें बर्दाश्त। वो औरत देखा था कैसे बात कर रही थी। अरे मेरी रंगत पर बात कर रही थी। मैं इतना तैयार होकर आई और फिर भी इस तरह की बातें। इसकी बहन देखा कैसे सवाल कर रही थी, कितना पढ़ी लिखी हो। मैं ऐसे सवालों को जूती की नोक पे रखती हूँ। वो प्लेट उठाकर दोबारा से खाते हुए बोली। फातिमा ने इसको गुस्से से कहा कि तुमने तो कसम खाई है कि मुझे जीने नहीं देगी। मैं तेरे हाथों से बहुत दुखी हुई हूँ। अब बस कर दे इस तरह की हरकतें। जा दफ़ा हो जा, जाकर अपने ड्रामे ही देख, तू यही कर सकती है। वाकई इसने बिल्कुल ठीक कहा था। तुझ जैसी लड़कियां घर नहीं बसाया करती। हर एक घर बसाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स सब कुछ बेच डालना पड़ता है। अगर मैं भी तेरे जैसी होती तो मैं कब की उजड़ कर बैठी गई होती और जहाँ पर गुजारा ना करती। इसकी भरजाइयाँ दबी दबी मुस्कुराहट से इसे देख रही थी, जो कि इसे मज़ीद गुस्सा दिलाने वाली बात थी। इसने इन्हें देखते हुए कहा, हाँ तुम लोगों को तो हमेशा से तमाशा चाहिए कि कब मेरी बेइज्जती हो और तुम सब लोग बैठकर एंजॉय करो। लो अब तुम्हें वो ठुकरा कर गए हैं, इसका गुस्सा तुम हम पर डाल रही हो। छोटी भाभी ने हमेशा की तरह इसे मुंह तोड़ जवाब दिया, जो कि इसे मज़ीद तैश दिला गया और कहने लगी, अम्मा अगर ये घर बसा सकती है ना तो फिक्र ना कर, मैं भी घर बसा लूँगी। वो प्लेट उठाकर अपने कमरे में चली गई। रात को सुल्तान साहब आए तो इसने चार लगाकर इन्हें बताई कि अम्मा ने इसकी बहुत बेइज्जती की है। इसकी बात पर फातिमा बेगम तलमला कर कहा, सुल्तान साहब मैंने इसकी कोई बेइज्जती नहीं की। इसने जो किया वो तो आप सोच भी नहीं सकते। कितनी शर्मिंदगी हुई। जाने वो औरतें कहाँ कहाँ जाके इसके मुतल्लक बातें करेंगी। इसे तहम्मुल मसाजी से इनके सामने बैठना चाहिए था। लोग तो बहुत बड़े बड़े सवाल कर जाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि इस तरह से ज़बान दराजी करेगी। सुल्तान साहब कहने लगे, चल छोड़ कोई बात नहीं। मेरी धी के लिए बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आएंगे और देखना कोई शहजादा आकर इसे प्यार से ब्याह कर ले जाएगा। सुल्तान साहब की बात पर इसने गर्दन अकड़ाते हुए फातिमा बेगम को देखा तो वो तासब से सर हिला के रह गई। यूं दिन सालों में बदलते गए। इसके कई रिश्ते आए मगर इसकी अदम बर्दाश्त की वजह से लोग दोबारा आते ही नहीं थे। अब तो सुल्तान साहब भी परेशान हो गए थे, क्योंकि बेटों की औलाद भी रिजवाना के कंधों तक आने लगी थी। फातिमा तो इसकी हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। एक दिन वो कहने लगी कि सुल्तान साहब, मुझे तो ये लगता है कि ये लड़की किसी दिन अपनी हरकतों की वजह से मेरी जान ले लेगी। और फिर वाकई एक दिन ऐसा ही हुआ। इसकी ज़बान दराजी की टेंशन में फातिमा बेगम दुनिया से चल दी और कुछ देर इसने फातिमा बेगम का गम मनाया और फिर दोबारा से वैसे ही हरकतें करने लगी। और फिर एक दिन सुल्तान साहब ने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के जवाद को अपनी बेटी से शादी करने को कहा, तो इसने फर्माबरदारी से इनके सामने सर झुका दिया, क्योंकि सुल्तान साहब के इस पर और इसकी फैमिली पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे। इस लड़के की माएँ बहनें रिश्ता लेकर आई तो इन्हें कुछ खास पसंद ना आई रिजवाना, लेकिन एहसान तले दबे लोग कुछ ना बोले। और इत्फाक की बात, इस बार रिजवाना ने भी कुछ ना बोला, क्योंकि वो जवाद को देख चुकी थी, जो कि किसी हीरो के मान लगता था। वो पहले ही दिल में इसे पसंद करने लगी थी। दोनों घरों में ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां चलने लगी और रिजवाना ने न जाने दुनिया की कौन कौन सी चीज़ें जहेज़ में लीं कि इसकी सास और नंदों को जो इसकी कम सूरती का कलक था वो ख़त्म हो गया। एक महीने बाद वो बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर जब ससुराल पहुंची तो इसके जेवरात और जहेज़ के तस्करे आम थे, जो कि सुन सुनकर वो मज़ीद मगरूर हो रही थी। शुरुआत के दिनों में तो सबके साथ ठीक रही, लेकिन जिस दिन जवाद की माँ यानी इसकी सास ने इसे खीर बनाने को कहा तो इसने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और वो कहने लगी कि तुम लोग मुझे अपनी नौकरानी बना कर लाए थे, जो मैं ऐसे काम करूं? मैं तो ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया और ना ही जहाँ पर करूँगी। पुत्र जी, सब लड़कियाँ जहाँ अपने घरों में काम करे या ना करे, लेकिन ससुराल में करना पड़ता है। तुम्हारे काम घर काम वाली होंगी, लेकिन हमारे घर नहीं है।
यहाँ पर अगर रहना है तो काम करो। इसकी सास ने भी अपनी आंखें गोया माथे पर रख ली थी। सास की बात सुनकर वो गुस्से से अपने कमरे में जाकर खुद को बंद करके बैठ गई और शाम को जब जवाद आया तो इसके सामने रो रो कर कहने लगी कि इसकी माँ ने इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की दी है। मगर जवाद की माँ बहनें इसे फ़ोन करके पहले ही सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन इसने पहले दिन ही सोच लिया था कि ना तो वो अपनी बीवी के हक़ में बोलेगा और ना ही अपनी माँ बहन के हक़ में। इसके जवाब पर ऊंची आवाज़ से रोते हुए कहने लगी, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो अपने घर में इतनी अजायज़ी से रहती थी, लेकिन यहाँ पर तो मर मर कर जीना पड़ता है और इसकी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जाता। जवाद ने माथा मसलते हुए कहा, अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन प्लीज़ अगर तुम ये चाहती हो कि माँ और बहन से लड़ूं तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल वक्त काटा है और मेरे वालिद साहब ने मरने के बाद उन्होंने पेट काट काट कर हमें पाला है, इसलिए मैं अपनी माँ बहन से नहीं लड़ सकता। बाकी अगर तुम मेरी इस्तात के मुताबिक कोई ख्वाहिश करना चाहो तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। जवाद की बात पर इसकी आंखों में चमक बढ़ गई। मुझे गोल्ड की रिंग चाहिए, तुमने मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया मुंह दिखाई पे। इसकी फरमाइश पर जवाद एक पल के लिए खामोश हो गया। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मेरे घर के हालात कैसे हैं और मुझे अपनी बहन को बयाना भी है, इससे पहले कि मैं अपनी 2 बहनों की शादी कर चुका हूँ और अब ये आखिरी है और कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर तुम छोटी मोटी चीज़ की ख्वाहिश करो तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। वो इसकी बात पर गुस्से से कहने लगी, हाँ अब यही बात कहना, सारा कुछ अपनी माँ और बहनों पर लौटाते रहना और बीवी की बार तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मुझे यही सुना दिया करो कि तुम पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, अब मेरा बाप ये कर्ज उतारेगा क्या। जवाद को इसकी बदतमीज़ी पर बहुत गुस्सा आया और इसने कहा, देखो रिजवाना, मेरे साथ इस लहजे में बात मत करो, मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करना। मेरी माँ बहनें मेरा बहुत एहतराम करती हैं, तो तुम पर भी लाजम है कि मेरा एहतराम करो। शोर हूँ तुम्हारा। रिजवाना इसकी बात पर इसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम भी मुझसे इस लहजे में बात मत करो। मेरे घर मुझसे कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की थी और सब मेरी ख्वाहिश पूरी करते थे और मैं जिस चीज़ पर हाथ रखती थी मेरे अब्बा फ़ौरन वो चीज़ मुझे ला कर देते थे। जवाद ने माथा मसलते हुए इसे देखा और फिर बिना कुछ कहे वो वॉशरूम की जानब बढ़ गया। इसकी इस हरकत पर वो तलमला के ही उठी और नीचे जाकर इसने वो फसाद मचाया कि पूरा मोहल्ला अपने घरों की छत से इनका तमाशा देख रहा था। यही वो चाहती थी। जवाद इसकी इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और इसने सुल्तान साहब को फ़ोन करके सारी बात बताई, तो वो फ़ौरन घर पहुंच गए और आते हुए इसके लिए सोने का नेकलेस लेकर आए जो पहनकर वो इठलाती फिर रही थी। जवाद ने रात को जब इसका मूड कुछ अच्छा हुआ इससे कहा कि इस तरह की हरकतें ना किया करे, वो ऐसी हरकतों पर बहुत परेशान हो जाता है। वो इसे घूरते हुए बोली, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर देते तो ऐसा मैं तमाशा बिल्कुल ना लगाती। देखो ना मेरे अब्बा कितना मुझसे प्यार करते हैं, फ़ौरन मेरे लिए सोने का नेकलेस ले आए और तुम भी अच्छे से अच्छा कमाओ ताकि मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सको। तुम पर फ़र्ज़ है मेरी ख्वाहिशात को पूरा करना। इसकी बात पर जवाद एक पल के लिए खामोश रहा और फिर दूसरे पर वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, चल ठीक है, मैं तेरी खातर रात के वक्त भी एक जॉब कर लूँगा और देखना इस जॉब से मैं पैसे जोड़कर तेरे लिए ज़रूर रिंग खरीदूँगा। तो रिजवाना दिल ही दिल में इसे कोसती दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। जवाद परेशान सा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आने वाले हालात के मुतल्लिक सोच सोच कर इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो इसे पता था कि रिजवाना अच्छे खासे पीते घराने से आई है तो इसकी ख्वाहिशात भी बहुत बड़ी बड़ी होंगी। वो अब परेशान था कि न जाने अगली वो कौन सी ख्वाहिश का इजहार करे जिसे वो पूरा ना करने पर वेला मचा दे। फिर वाकई 2 दिन बाद इसने एसी लगाने की जब फरमाइश की तो इसे परेशानी से देखते हुए बोला, तुम अच्छे से जानती है ना रिजवाना कि मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि तू मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब्बा से कह दूंगी वो एसी लगवा देंगे। एसी तो वो लगवा देंगे और जो बिजली बहुत महंगी है, मैं एसी चलाने के बाद बिल कहाँ से दिया करूँगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत कर्ज तले दबाऊँगा। जवाद ने इस बार ऊंची आवाज़ में कहा तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो मेरे वास्ते कोई पैसे होने भी नहीं है, बस जाकर अपनी माँ बहनों की ख्वाहिशें पूरी किया करो। बस मैंने बोल दिया है कि मैं एसी लगवा रही हूँ और बिल जहाँ से मर्जी देना, ये मेरा सर दर्द नहीं। इसकी बातों से परेशान होकर जवाद घर से बाहर चला गया और रात के वक्त जब लौटा तो रिजवाना का मूड अभी तक वैसे का वैसा ही था, मगर वो इसको इग्नोर करता जाकर लेट गया। अगली सुबह जब वो उठा तो रिजवाना कमरे में नहीं थी और जब इसने नीचे जाकर देखा तो इसकी माँ ने बताया कि वो बैग उठाकर बाहर निकली थी। जवाद इनकी इस बात पर सुनकर जैसे गुमसुम सा हो गया और फिर वो गुस्से से बाहर निकल गया। वो रात तक वापस लौट कर नहीं आया।
یہاں تک کہ آج دکان پر بھی نہیں گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ دکان پر گیا تو سلطان صاحب نے پیسے دیتے ہوئے کہا، یہ گھر جا کر اے سی لگوا لینا، میری بیٹی کو اے سی کے بنا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، اگر بل کا مسئلہ ہے تو فکر مت کرو، میں بل بھی دے دوں گا۔ اس نے کل رات سے آ کر مجھے وہ ذلیل کیا ہوا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری خودداری پر بھاری ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں اپنی خودداری کو بھی سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے ان سے پیسے تھام گیا، مگر وہ سب لوگوں کی نگاہوں سے کتنی بار مرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے گھر جاتے ہی اے سی لگوایا اور پھر اگلے دن وہ رضوانہ کو لینے اس کے گھر پہنچا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی، لیکن جواد کے دل میں اب اس کے لیے بہت بڑی گھرا لگ چکی تھی۔ رضوانہ نے دن رات اے سی چلایا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ بل آیا۔ وہ سر تھامے وہیں سین میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ کمرے میں آیا اور ٹی وی دیکھتے رضوانہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا کہ دیکھو کتنا زیادہ بل آیا ہے۔ میں اسی ڈر کی وجہ سے تمہیں اے سی لگوانے سے منع کر رہا تھا، باقی اگر لگا ہی لیا تھا تو 1-2 گھنٹہ چلا لیتی۔ تم نے دن رات استعمال کر کر کے اتنا بل بڑھا دیا کہ میں اب پریشان ہوں کہ کیسے ادا کروں۔ رضوانہ نے اسے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں جانتی تھی کہ تم ادا نہیں کر سکو گے، لیکن میرے ابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ بل ادا کریں گے، تو اسی وجہ سے میں نے دن رات چلایا ہے۔ تمہارے پیسوں پر عیاشی نہیں کی، اپنے باپ کے پیسوں پر کر رہی ہوں۔ اس کے تانے جیسے جواد کا دل چیر گئے۔ اگر اپنے باپ کے پیسوں پر یہ عیاشی کرنی ہے تو ایسا کرو، اپنے باپ کے گھر جا کر ہی کرو، کیونکہ میں تو تمہیں عیاشیاں نہیں کروا سکتا۔ جواد نے بجلی کا بل اس کے ہاتھ پر چٹکتے ہوئے کہا، اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رضوانہ نے اپنا بیگ پیک کیا اور دوبارہ سے وہ گھر سے نکل گئی۔ وہ جب گھر پہنچی تو سلطان صاحب اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ جواد نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی عیاشیاں پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر سلطان صاحب کو کافی گہرا صدمہ سا پہنچا۔ وہ جیسے ڈھہ سے گئے۔ وہ رات کو سوئے تو اگلی صبح ان کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ اس صدمے سے وہ اس دنیا سے چل بسے اور اس کے جانے کا رضوانہ کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ وہ رو رو کر پاگل ہو گئی تھی، لیکن اسے کوئی بھی چپ نہیں کروانے والا نہیں تھا۔ جواد نے نتیجے کے ختم کے بعد اسے گھر جانے کو کہا تو وہ سب مہمانوں کے سامنے جانے سے انکار کرتی چلاتے ہوئے بولی کہ تمہاری وجہ سے میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ تم نے مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو میرے ابا کو اس بات کا صدمہ نہ لگتا۔ اس کے الزامات پر جواد کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح اپنے گھر چلی جائے، لیکن وہ تو اڑ کے بیٹھ گئی تو اس کی بھائیوں نے بھی چپ سادھ لی۔ مگر اب اس کا امتحان شروع ہو ہوا تھا۔ اس کی بھابھیوں نے اس کا کمرہ تک چھین لیا، جو اسے چوبارے پہ رہنے کو کہا، اور بھائیوں نے بھی پورا ساتھ دیا۔ اس نے ایک ویلا مچاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، اس گھر پر میرا بھی حق ہے، میرے ابا کی دولت پر میرا پورا حق ہے، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اس کی ڈیمانڈ پر اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، کون سا حصہ چاہیے تمہیں؟ آج تک باپ کا ہی کھا رہی تھی، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی، اور جو کچھ تم جہیز میں لے کر گئی ہو نا، اس میں تمہارے حصے سے بھی زیادہ تھا۔ بھائیوں کے تھپڑوں سے وہ سہم سی گئی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا سائباں اس کا باپ تھا، جس نے غم کی دھوپ سے اسے بچائے رکھا۔ آج تک اسے کسی نے پھولوں تک سے نہیں مارا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر تھپڑ مارے جا رہے تھے۔ اور بھائیوں کے جانے کے بعد بھابھیوں نے اسے گھر کا کام کرنے کو کہا تو وہ دکھتے بدن سے کام کرنے لگی۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا۔ بھائیوں نے اس کا کبھی حال تک نہ پوچھا۔ ایک دن دل میں جواد کی محبت جاگی تو وہ اپنی چادر اوڑھتی اٹھی اور رکشا کروا کے اپنے گھر واپس آئی، اور دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہوئی تو جواد تختے پر بیٹھا تھا اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی جو کہ حاملہ لگ رہی تھی۔ جواد، اس نے جواد کا نام پکارتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ یہ کون ہے جواد؟ جواد کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے، جواد نے گویا اس کے سر پر دھماکہ ہی کیا تھا۔ اس کی بات سن کر اسے کافی صدمہ لگا۔ وہ کہنے لگی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ جواد، میں تمہاری بیوی تھی اور تم میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی؟ آواز کو نیچے رکھ کر میرے سامنے اس طرح بولنے کی جرأت نہ کرنا۔ اور ہاں، تیرا سارا جہیز میں نے تیرے بھائیوں کو واپس کر دیا تھا، اور ہاں، میں نے طلاق کے پیپر بھی بھیجے تھے۔ جواد کی بات پر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بولی۔ اپنا پاگل پن یہاں سے باہر جا کر دکھاؤ، میرے گھر میں تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی حاملہ ہے اور اسے ڈاکٹر نے کسی بھی صدمے کا لینے سے منع کیا ہے۔ جواد نے کہا تو وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی، اور وہ چلتی چلتی ایک دارالایمان میں پہنچی۔ وہاں رہنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد ہی اسے پتہ چلا
کہ باپ کا گھر بھی سیبان ہی تھا۔ دارالایمان کی میڈم وہاں موجود لڑکیوں سے غلط دھندے کرواتی تھی اور اس نے جب انکار کیا تو میڈم نے اسے کافی مارا پیٹا اور پھر رات کو اسے تیار کر کے ایک کمرے میں پہنچایا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے دارالایمان کی کھڑکی سے کود کر جان دے دی۔ اسے غیروں نے کفن دفن دے کر بے نام قبرستان میں دفنا دیا، مگر وہ ایک عبرت ناک داستان بن گئی ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے صاحبان کی قدر نہیں کرتی، اور پھر ایک دن وہ کھلے آسمان تلے اکیلی ہوتی ہیں اور ہر درندہ انہیں نوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔